नमस्कार। आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। चर्चा का विषय रहा है, न्यूज़ के अंदर आपने कहीं ना कहीं इस वर्ड को सुना होगा, वन नेशन वन इलेक्शन। इसे ONOE के नाम से भी जाना जाता है। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान में यह चर्चा का विषय रहा है भारतीय राजनीति में, क्योंकि भारत के प्रमुख नेता लोग जो भी हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो एक राष्ट्र एक चुनाव करना चाह रहे हैं। इनका कहने का मतलब है कि एक ही राष्ट्र में एक ही चुनाव करवाया जाए और वो होगा लोकसभा का। ये लोग केवल लोकसभा का चुनाव करवाना चाहते हैं। इसी के साथ में वो चाहते हैं कि लोकसभा का भी चुनाव हो जाए और इसी के साथ में राज्य की विधानसभाओं के चुनाव भी करवा दिए जाएं। राज्य की विधानसभाओं के चुनाव, विधान परिषदों के चुनाव, विधान परिषद आ जाएगी यहाँ पे एक। और कौन से चुनाव होते हैं हमारे? स्थानीय स्वशासन के चुनाव होते हैं अपनी, स्थानीय स्वशासन। तो ये इतने सारे अपने यहाँ चुनावों के माहौल देखने को मिलते हैं। और एक साथ में चुनाव कराने का मुख्य उद्देश्य इनका ये हो जाता है कि यदि एक साथ में चुनाव करवाया जाएगा तो क्या होगा? खर्चा बच जाएगा। क्या बच जाएगा? खर्चा बच जाएगा। और बार बार चुनाव करवाने की जो अपनी परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अपन लोग देख रहे हैं कि आज दिल्ली का चुनाव तो कल महाराष्ट्र का चुनाव, परसों बिहार का चुनाव तो उसके अगले दिन किसी और राज्य का चुनाव। तो ये माहौल जो है ना, चुनावी माहौल, ये काम करने नहीं देता है, प्रशासन को भी काम नहीं करने देता है। आचार संहिता लग जाती है तो विकास कार्य भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से कहा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव यदि करवाया जाता है तो अपने को बहुत सारा फायदा हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या हो गई? तो इसकी पृष्ठभूमि अगर आप ये सोचें कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने के लिए सरकार अभी प्रस्ताव पेश कर रही है, ठीक है। उस पर पेश करने से पहले, प्रस्ताव को पेश करने से पहले उस पर थोड़ी बहुत चर्चा भी चलेगी, उसके बाद में यह बिल बन करके आएगा। उससे पहले अपन ये जान लेते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत ये क्या करवाना चाहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा और राज्य सभाओं के चुनाव एक साथ, ठीक है। और इसी के साथ में ये लोग स्थानीय स्वशासन के चुनाव भी कराने चाहते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? कोई भी चीज़ यदि करना है, चलो ठीक है, मान लिया एक राष्ट्र एक चुनाव करवा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़ायदा बताइए इसका, फ़ायदा क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ का? ये अपने को पता होना चाहिए कि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव, मान लिया कि भाई जो राज्यों के चुनाव करवाए जाएंगे उनको भी एक साथ में करवा दिए जाएंगे तो क्या होगा? खर्चा बच जाएगा। तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये हो गया कि बार बार में जो प्रशासनिक कर्मचारियों की जो ड्यूटी लगाई जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी करते हैं तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये, सरकार के स्वयं के कर्मचारी परेशान नहीं होंगे। कर्मचारी रोज रोज चुनावी माहौल से बच सकेंगे। सबसे बढ़िया बात, सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहला फ़ायदा तो यही हो जाएगा कि सरकार के जो भी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी रहती है तो उनको परेशान होना पड़ता है। कभी राज्य के चुनाव आ गए तो कभी कौन सा चुनाव आ गया, कभी कौन सा चुनाव आ गया, तो इसलिए इनको कई बार परेशान होना पड़ता है। दूसरी बात, आचार संहिता। आचार संहिता लग जाती है, आपको पता होगा इस चीज़ का कि जहाँ पर चुनाव होते हैं उस क्षेत्र में आचार संहिताएं लग जाती है। अब आप ये सोच करके देखिए, यदि आचार संहिता लग जाती है तो बहुत सारे विकास के जो कार्य हो जाते हैं अपने, वो नहीं हो पाते हैं।
और यदि विकास के कार्य नहीं हो पाएंगे तो वही बात, परेशानी होएगी ना। एक राष्ट्र एक चुनाव करवा दिए जाएंगे तो ये मान के चलो 6 महीने के लिए चुनाव करवाए गए, 6 महीने तक चुनावी माहौल बना रहा था, बाकी जो अपना 4.5 साल बच गया उसमें अब कोई चुनाव नहीं होंगे। खुल के काम करो, प्रशासनिक काम करो, राजनीतिक, सामाजिक, दान धर्म, जो भी काम करना हो वो काम सरकार आराम से कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से खुल के काम करो, बस 6 महीने चुनावी माहौल रहेगा, उसके बाद में कहानी खत्म, जो भी चुना जाएगा वो चुना जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि विकास कार्य में बाधाएं नहीं आएगी, जगह जगह पर बार बार में आचार संहिता नहीं लगानी पड़ेगी। तो आचार संहिता का मतलब ये हो गया विकास कार्य नहीं रुकेंगे, अपने जो विकास कार्य हैं वो नहीं रुकेंगे, आराम से हो पाएंगे। एक बार आचार संहिता लगेगी इन 6 महीनों के लिए, मान लीजिए कि आचार संहिता लगाई जाती है तो बाकी 4.5 साल तक आराम से कोई आचार संहिता नहीं लगने वाली है, आराम से काम कीजिए। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का दूसरा फायदा ये हो जाता है कि आचार संहिता की इस बीमारी से आराम से बचा जा सकता है। तीसरी बात, सरकार बोल रही है कि यदि एक साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे तो आप ये मान के चलिए राजस्थान में बीजेपी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अलग से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही चुनावी माहौल बना दिया जाएगा और उसी में वो एक साथ में ही खर्चा कर लेंगे। तो दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि खर्चा बच जाएगा, ठीक है, खर्चा बच जाएगा, खर्चा बच जाएगा, सरकार का भी खर्चा बच जाएगा, ठीक है, सरकार का भी खर्चा बच जाएगा। क्योंकि बार बार में आपको पता है इतने कर्मचारी लगाए जाते हैं तो उनकी सैलरी भी लगती है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनकी वजह से परेशानी होती है। तो ये कई सारे अपने फायदे हो जाते हैं। दूसरी बात, अपन ने ये तो एक मोड देखा है इसका फायदा, नुकसान भी है इसकी एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने की, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहली बात अपन ने फायदा क्या देखा, कर्मचारियों को रोज रोज चुनावी माहौल से परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, सबसे बड़ा फायदा। आचार संहिता जो है वो बार बार में नहीं लगानी पड़ेगी, खर्चा जो है वो भी थोड़ा बहुत बच जाएगा आराम से, ठीक है। और भी और आप यदि आप सोच सकते हैं तो फायदे सोचिए, क्या फायदा हो सकता है एक चुनाव एक से। ये मान के चलिए कि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये भी होगा कि बाकी 6.5 महीने तक 4 साल 6 महीने तक आराम से काम किया जा सकता है, प्रशासन भी आराम से काम करेगा, राजनीतिक पार्टियां भी अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगी। तो राजनीतिक पार्टियां भी क्या करेगी, अपने लक्ष्यों को आराम से हासिल कर पाएगी। तो ये सारे इसके फायदे हो जाते हैं, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव के कोई ना कोई फायदे तो हैं ही, अन्यथा इतना बड़ा 18,626 पन्नों का पूरा बायोडाटा लेकर के नहीं आता रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो इसका नुकसान भी है। एक राष्ट्र एक चुनाव का नुकसान क्या है, इसके पक्ष में तर्क, इसके विपक्ष में तर्क, तो आप इनको भी लिख सकते हैं, और मैं तो सीधी सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ठीक है। नुकसान क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव का, एक राष्ट्र एक चुनाव का नुकसान क्या होगा। जैसे कि अपन ने फायदे तो देख लिए कि भाई ये फायदे होंगे, तो इसका नुकसान क्या होगा एक राष्ट्र एक चुनाव का। तो इसका कई सारे इसके नुकसान हो सकते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के। जैसे कि यदि अपन बात करें तो जो अपना देश का जो संवैधानिक ढांचा है, तो इसके वजह से अपना जो संवैधानिक ढांचा है उसमें कई सारे बदलाव हो जाएंगे। देश के संवैधानिक जो ढांचा है, संवैधानिक ढांचे के विपरीत अब आप बोलोगे कि संवैधानिक ढांचे के विपरीत किस प्रकार से हुआ, तो आप ये बताइए कि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव होगा तो ये थोड़ा ना है कि कई बार ये हो जाएगा कि भाई सेंटर में, जैसे ये मान लो कि सेंटर के अंदर क्या हो गया, सेंटर में आपातकाल लग गया, 1 साल 2 साल के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई, ये मान के चलिए आप।
तो इसके साथ में आप ये सोचिए कि जितने भी 28 29 जो भी राज्य हैं उन सबको सभी राज्यों के में भी आपातकाल घोषित करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साथ में ही चुनाव करवाने हैं। इनके चुनाव, सेंटर के चुनाव यदि 2 साल बाद में हो रही हैं लोकसभा के चुनाव, तो ये मान के चलिए राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव भी हमें उसी के सेंटर के चक्कर में घुमाने पड़ेंगे। कई बार ये हो जाएगा कि आपातकाल की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से चुनाव पहले करवाने पड़ जाएं। सेंटर को चुनाव यदि पहले करवाना पड़ गया तो, जैसे कि 5 साल का टाइम होता है, यदि लोकसभा के चुनाव 4 साल में ही करवा लिए जाएं तो, जैसे कि 1970 में पहले भी करवाए जा चुके हैं चुनाव, तो 1970 में जब पहले भी चुनाव करवा लिए गए थे, 5 साल के बजाय 4.5 साल में ही चुनाव करवा लिए गए थे। तो अब आप ये बताइए कि यदि चुनाव पहले करवा लिए जाएंगे तो राज्यों को भी क्या करना पड़ेगा, उनका भी टाइम कम हो जाएगा। जैसे कि किसी का 4.5 साल हुआ होगा, ठीक है, किसी का 4.5 साल हुआ होगा, ठीक है, तो उसका 6 महीने का भी टाइम बाकी पड़ा है, लेकिन फिर भी उसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर एक साथ में चुनाव कराने के चक्कर में उसका 6 महीने का टाइम खा जाएगा, ठीक है, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा टाइम को। तो मतलब संवैधानिक ढांचा बिगड़ रहा है, राज्यों को स्वतंत्र है, ये राज्य जो है अपने जो भी राज्य हैं, ठीक है, तो ये सब राज्यों के पास में ये स्वतंत्रता है कि वो भी 5 साल तक राज करे। और यदि सेंटर में कोई भी दिक्कत आती है तो उनके जो 5 साल का है कई बार 6 साल कर दिया जाएगा, कई बार 4.5 साल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर इनके भी दिक्कत आएगी। इसलिए कहा जाता है कि ये अपने जो संविधान का जो ढांचा है 5 साल के अंतर 5 साल के अंतर पर ही चुनाव होना चाहिए, ये बात लागू नहीं हो पाएगी, क्योंकि रामनाथ कोविंद जी की समिति ने भी यही बात कही है कि अपने को राज्य की विधानसभाओं के जो समय है उसको भी कम करना पड़ेगा। ऐसी बात रामनाथ कोविंद ने कही है। सबसे पहली बात, संवैधानिक ढांचे के विपरीत हो जाएगा ये एक राष्ट्र एक चुनाव। और दूसरी बात, यदि एक राष्ट्र एक चुनाव करवाया जाता है तो आप ये बताइए कि बीजेपी का झंडा ऊपर आप मान के चलिए, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो उसके चक्कर में ये मान लो कि आप यूपी से हैं, तो आपका जो यूपी का कोई स्थानीय मुद्दा है, और आप ये मान लो यूपी के किसी गांव से रहने वाले हैं, तो आपका जो लोकल जो भी मुद्दा होगा वो आप उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे उस समय। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय मुद्दों के चक्कर में स्थानीय मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। समझे? तो यदि राष्ट्रीय मुद्दे उठेंगे, वो एक बात बताइए, 6 महीने का समय मिला है चुनाव का, और 6 महीने के अंदर यदि इंटरनेशनल जो अपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी मुद्दे होंगे वो उठेंगे, तो बाद में अपने जो राज्य की जो डिमांड है, राज्य के लोगों की डिमांड है, पंचायती व्यवस्था के अंदर कोई लोग रह रहे हैं तो उनकी क्या डिमांड है, नगर पालिका के एरिया से कोई आ रहा है तो उस व्यक्ति की भी कोई डिमांड होगी, तो ये सब लोग आपस में तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। राष्ट्रीय मुद्दे ही चर्चा का विषय रहेगा, स्थानीय मुद्दों की तरफ कोई नज़र नहीं जाएगी, इसके चक्कर में लोग परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी बात ये हो जाती है, एक राष्ट्र एक चुनाव करवा तो लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे उठना शुरू हो जाएगा, स्थानीय मुद्दों की तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये हो जाता है अपनी दूसरी बात। ठीक है, तो ये अपनी कई सारी कमियां हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के अंदर, और भी कई सारी कमियां हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि कोई भी अगर कारणवश राज्य के चुनाव हो रहे हैं, कोई मतलब नया राज्य जोड़ लिया गया, राज्य के चुनाव में बार बार बदलाव करना पड़ सकता है। कहीं पर इमरजेंसी लग गई, किसी राज्य के अंदर इमरजेंसी लग गई, किसी के अंदर क्या हो गया, किसी के अंदर क्या हो गया, सबकी अलग अलग दिक्कतें रहती है, और कोई ना कोई दिक्कत आई जाती है जिसकी वजह से उसका चुनाव 1 साल लेट भी करवाना पड़ जाए, किसी का 1 साल जल्दी भी करवाना पड़ जाए। तो इस तरीके से कहा जाता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा।
तो ऐसी बातें लोगों के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा कही जा रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले करवा करके देखना चाहिए, तभी शायद अगर ये लागू हो पाता है तो बढ़िया है, नहीं लागू हो पाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे डायरेक्ट ही संविधान में जोड़ देना बहुत बड़ी गलती हो सकती है, बाद में दिक्कतें आ सकती है। इससे पहले इसको एक प्रोजेक्ट के रूप में, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करके देख लिया जाना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाए। दूसरी बात, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित एक रामनाथ कोविंद कमेटी बनाई गई। रामनाथ कोविंद समिति, रामनाथ कोविंद समिति पिछले 100 बताया जा रहा है कि इसने 191 दिनों की रिसर्च की है। ठीक है, 191 दिनों की रिसर्च की है और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें 18,626 पन्ने हैं। इनकी रिपोर्ट जो है वो 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि 18,626 पन्ने, वाह भाई वाह, इतने में तो अपनी किताबें कई सारी किताबें कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ये मान के चलिए रामनाथ कोविंद जी ने एक काफ़ी बड़ी रिसर्च की है। 6 महीने से ज़्यादा इनको, 6 महीने 11 दिन इनको लग गए हैं। आप देख रहे हैं 191 दिन लग गए हैं। 18,626 पन्ने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। रामनाथ कोविंद जी ने सुझाव दिया है कि ऐसा तो काम चलेगा नहीं, हो सकता है एक राष्ट्र एक चुनाव करवाया जा सकता है, इसका तरीका निकाला जा सकता है। तो रामनाथ कोविंद जी ने सुझाव भी दिए हैं। इससे पहले मैं आपको इस समिति के सदस्य के बारे में बता दूं। तो रामनाथ कोविंद आप जानते होंगे, ये तो खुद स्वयं तो राष्ट्रपति रहे हैं, इसके बारे में तो कहना ही क्या, आप सब लोग जानते होंगे इनको। इसके अलावा इसके कई सारे सदस्य हैं जिनको आप देख सकते हैं। अमित शाह है, कौन नहीं जानता अमित शाह को, जानते हो, ये व्यक्ति भी है। दूसरा व्यक्ति गुलाम नबी आज़ाद, ये व्यक्ति भी है। ठीक, ये व्यक्ति भी है। एक व्यक्ति और है अर्जुन राम मेघवाल, ये सभी आप जानते होंगे, इनके नाम कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। ठीक है, एक संजय कोठारी है, और भी कई नेताएं, जो नेता लोग हैं वो इसके सदस्य हैं रामनाथ कोविंद जी की समिति के, और इन सब लोगों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को तैयार किया है। 18,626 पन्ने लिखे हैं इन सब लोगों ने मिलकर, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर कई सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों की अपन चर्चा कर लेते हैं। इस समिति ने क्या सुझाव दिया? क्या एक राष्ट्र एक चुनाव कराना संभव है? तो इन्होंने कहा हाँ, संभव है, एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। समन्वित चुनाव करवाइए, इन्होंने कहा समन्वित चुनाव करवाइए। इन्होंने पहला सुझाव ये दिया। दूसरी बात इन्होंने कही है, चरणबद्ध तरीके से यदि करवाओगे तो संभव है, चरणबद्ध तरीके से कराने की इन्होंने बात कही है। इन्होंने कहा है पहला चरण में आप लोकसभा, विधानसभा, राज्यों की विधानसभाएं, ठीक, और दूसरा शब्द विधान परिषदें, विधान परिषदें, तो इन सब के चुनाव पहले चरण के अंदर करवा लिए जाएं। ठीक, दूसरा चरण इन्होंने कहा है एक दूसरा चरण और लागू कर दीजिए, जिसके अंदर 100 दिनों के भीतर 100 दिनों के भीतर 100 दिनों के भीतर क्या करवाना है, स्थानीय चुनाव करवाने हैं। तो 100 दिनों के भीतर ही स्थानीय स्वशासन के चुनाव करवा दीजिए, तो 2 चरणों के अंदर आपके चुनाव हो जाएंगे। तो इन्होंने दूसरा सुझाव चरणबद्ध तरीके से चुनाव करवाने की बात कही है। तीसरी बात इन्होंने क्या कही है? तीसरी बात इन्होंने कही है कि राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल को कम किया जाए। तो इन्होंने कहा है कि विधानसभाओं के कार्यकाल को कम किया जाए,
किया जाए। तो इन्होंने ये बात भी कही है कि विधानसभाओं के जो कार्यकाल है उसको भी थोड़ा बहुत कम करना पड़ सकता है अपन लोगों को। एक साथ चुनाव कराएंगे तो ये हो सकता है कि उनके टाइम को कम किया जाए, टाइम फ्रेम को। ठीक है। और तीसरी बात, चौथी बात अपन ये कह सकते हैं, इन्होंने पहचान पत्र की बात की है। एकीकृत फोटोयुक्त आईडी की बात की है इन्होंने। तो ये सारे सुझाव रामनाथ कोविंद जी की समिति ने दिए हैं। समन्वित चुनाव करवा दीजिए, चरणबद्ध तरीके से करवा दीजिए, जिसमें पहले चरण के अंदर लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषदों के चुनाव करवा दीजिए, और बाकी जो बचते हैं उन चुनावों को आप 100 दिनों के भीतर करवा दीजिए। इन चुनावों के जो जब भी ये चुनाव होंगे तो उनके 100 दिनों के अंदर ही, 100 दिनों के बाद ही इन चुनावों को, स्थानीय स्वय शासनों के चुनावों को भी करवा दीजिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि विधानसभाओं के कार्यकाल को भी कम किया जा सकता है, करना ही पड़ेगा कम। तो इन्होंने ऐसी भी बात कही है कि विधानसभाओं के कार्यकाल को कम किया जाए। ठीक। उन्होंने ये भी कहा है कि एकीकृत फोटोयुक्त आईडी बनाई जाए और उसी एक ही आईडी से राज्य के चुनाव और सेंटर के चुनाव और स्थानीय स्वय शासन के चुनाव सभी में एक ही आईडी का काम लिया जा सके। तो ऐसी बात रामनाथ कोविंद जी की समिति ने कहा है। तो ये सब चीज़ें रामनाथ कोविंद जी की समिति ने कही है। अब अपन एक चीज़ और बात करते हैं कि चुनौतियां क्या क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए चुनौतियां क्या क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियां सामने आएगी, किन किन चुनौतियों को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि यदि इनको संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा, अपने को संविधान संशोधन करना पड़ेगा, संशोधन के माध्यम से जोड़ेंगे। तो इसमें यह हो गया कि इसमें संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तब जाकर के हमारा क्या होगा, तब जाकर के अपन एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं। और संविधान संशोधन की यदि बात आती है तो आप ये मान के चलिए 2/3 सदस्यता के अपने को वोट चाहिए। लोकसभा में 2/3 सदस्यता के अपने को वोट प्राप्त करने पड़ेंगे। इनको सबको लगभग ये हो गए, कितने हो गए ये 66, सही 1/2, 66.5% के समथिंग, 66-67% आप ये मान के चलिए। ठीक है, इतने वोट चाहिए, 2/3% वोट हमें चाहिए। ठीक है, तब जाकर के संविधान संशोधन संभव हो पाएंगे। अब आप ये बताइए कि इन्होंने तो पहले से ही गठबंधन की सरकार बना रखी है, इकट्ठे कर करके नेताओं को सरकार बना रखी है, तो संविधान संशोधन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने एक तोड़ निकाला है। उस जो भी रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को संसदीय समितियों के पास में भेज दिया है। अब संसदीय समितियों का काम है, वो सुझाव देगी, तब सब नेताओं को एक साथ में खड़ा किया जा सकता है, पक्ष के नेताओं को भी और विपक्ष के नेताओं को भी। तो इसलिए पहली चुनौती तो अपने पास में ये आ जाती है। दूसरी चुनौती अपनी ये आ जाती है कि केंद्रीयकरण फैलने के कारण स्थानीय मुद्दे नहीं उठ पाएंगे, स्थानीय मुद्दों से नज़र हटेगी। स्थानीय मुद्दे जो अपने स्थानीय मुद्दे होंगे उन पर नज़र नहीं जा पाएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि स्थानीय मुद्दों को नुकसान पहुंचेगा, स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाया जा सकेगा। यदि 6 महीने ही चुनाव का माहौल बना रहेगा और तो उस 6 महीने के अंदर कोई पंचायती व्यवस्था से संबंधित अपने मुद्दों को उठाएगा या फिर राज्य के मुद्दों को उठाएगा या फिर राष्ट्र के मुद्दों पर नज़र रहेगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव करवा तो लेंगे, लेकिन यहाँ पर सभी राष्ट्रवादी एक राष्ट्र वाले जो मुद्दे होंगे वही उठाए जा सकेंगे, स्थानीय मुद्दों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है, जिसकी वजह से अपना ये देखने को मिल रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर नज़र नहीं जा पाएगी। इससे जनता परेशान हो सकती है, जनता संतुष्ट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही सकती है। तो ये हो गई चुनौतियां जो हो जाती है। ठीक है, और अपना तो सीधा सा कहना है आगे की राह है
सजेशन, ठीक है। अपनी तरफ से तो सजेशन क्या देना है, तो अपनी तरफ से तो सजेशन यही देना है कि इसको एक राष्ट्र एक चुनाव को डायरेक्ट संविधान संशोधन न करके इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपयोग कर लिया जाए, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको चला करके एक बार देख लिया जाए, पायलट परीक्षण इसका कर लिया जाए, है ना, पायलट परीक्षण इसका कर लिया जाए। अगर ये अच्छा रहता है तो इसको लागू कर लीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं रहता है तो आप फिर इसको हटा दीजिएगा। और यदि संविधान संशोधन कर दिया जाएगा तो बाद में वही दिक्कत आ जाएगी कि भाई इसको बाद में वापस से संविधान संशोधन करके इनको चेंजमेंट करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत भी हो सकती है। जैसे कि आज अपन देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर ऐसे ऐसे अनुच्छेद भरे पड़े हैं जो अंग्रेजी शासन के भी हैं और जिनका कोई महत्व भी नहीं रहता है। तो ऐसे मुद्दों को अब धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। तो अपने को यही कहना है कि इसको एक बार पायलट परीक्षण के रूप में कर लिया जाए, ताकि संतुष्टि मिल सके कि ये एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है या नहीं। क्योंकि दुनिया की, आप ये सोच करके देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, दूसरी सबसे बड़ी आबादी अपने देश में है, सबसे बड़ी आबादी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी अपने देश में है। तो आप ये बताइए कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभव हो पाएगा। 135 करोड़ लोग, सोच करके देखिए कि एक ही दिन के अंदर या फिर 5-10 दिन के अंदर भी यदि वोट डालने जाए तो प्रशासन में दिक्कत आ सकती है। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या हमारे पास में है। अगर ये थोड़ा सा संभव नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन फिर भी यदि इसको पायलट परीक्षण के रूप में किया जाता है और संभव हो पाता है तो इसको लागू किया जा सकता है। इसके अलावा हमें ईवीएम और वीवीपैट, अब ये मत पूछना कि ईवीएम मशीन कौन सी होती है और वीवीपैट क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस पर भी हमारा बहुत सारा खर्चा आने वाला है। तो इसका भी थोड़ा तरीका ढंग से किया जाए। बार बार में कोई भी आकर के, कोई भी मुंह उठा करके ईवीएम मशीन पर ये ब्लेम लगा देता है कि इसमें वोटों की चोरी की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव संभव करवाना है तो ईवीएम और वीवीपैट को एकदम मजबूत बनाना पड़ेगा। और इसी के साथ में आप ये भी कह दीजिए कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को थोड़े बहुत अपने को पावर भी देनी पड़ेगी, और मजबूत पावर देनी पड़ेगी, ताकि वो क्या कर सके, एक राष्ट्र एक चुनाव को संभव बना सके। तो कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे इसके पक्ष में तर्क हैं, कई इसके फायदे हैं, कई इसके नुकसान हैं। तो वो सब चीज़ें अपन ने चर्चा की, और रामनाथ कोविंद जी की समिति के बारे में अपन ने चर्चा की। तो ये सब प्रैक्टिकली संभव हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो तो एक बार लागू किया जाएगा तभी पता चलेगा। अब अपने को ये सोचना है कि चुनावी जो अपना माहौल रहता है, और ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव का जो बिल पास होता है, फेल होता है, क्या रहता है इसका मुद्दा, वो अपने को देखना रहेगा जब भी न्यूज़ में आए। तो अब आपके आराम से समझ में आ जाएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, ठीक है। तो यहाँ होता है अपना वीडियो ख़त्म। अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे।